न्यास का अगला अध्याय है क्षिप्रा तट पर उज्जैनी नगर। कुंभ मेले के अवसर पर प्रयाग की तीर्थ यात्रा निश्चित हुई। निश्चित ये भी हुआ कि इसके पश्चात काशी में भी गंगा जी में पुण्य स्नान करेंगे। नियत तिथि पर दक्षिणापथ से तीर्थ यात्रा आरंभ हुई। अग्रिम पंक्ति में हाथियों का दल, इसके ठीक पीछे अश्वारोही दस्ते, परिवार के सदस्य और सुरक्षा दलों की पंक्तियां सबसे पीछे। साथ में धर्मगुरु स्थित प्रज्ञ, विदूषक विरोचन और नगर वधु प्रियंवदा भी शामिल। सम्राट का पड़ाव जहां निश्चित होता, वहां पहले ही तैयार शिविर मिलते और महाराजा के सुख की सारी व्यवस्था होती। एक तरह से लघु वत्सगुल्म वहीं बस जाता। कारवां के रास्ते में जो बड़े नगर पड़ते, वहां सामान्यतः स्थानीय राजा व्यवस्था उपलब्ध कराते। पहला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उज्जैनी हुआ। सम्राट ने राजमहर्षि के साथ महाकाल के दर्शन किए। यहां मौजूद महासामंत भट्टारक ने उनका स्वागत किया। सम्राट सुबह उठे, अपने परिवार सहित क्षिप्रा में स्नान किया। क्षिप्रा में स्नान के पश्चात बाहर निकलते वक्त विदूषक से बोले, क्षिप्रा सचमुच क्षिप्र है विरोचन, धीरे धीरे बहती है। फिर कुटिल मुस्कान से बोले, वत्सगुल्म के सभासदों की तरह। विरोचन ने बोला, यथा राजा तथा प्रजा सम्राट, राजाओं के गुण प्रजा में आते जाते हैं। अप्रिय बोलने के पश्चात संभालने की कला भी विरोचन को आती थी। विरोचन ने स्पष्ट किया कि आपका धीर सभासदों में उतर गया है। हर कार्य धीरज से पूरी सोच समझ कर करते हैं। आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया क्षिप्रा का। क्षिप्रा तट पर सुंदर धूप बिखरी हुई थी। तभी सम्राट ने मराल की तरह दिख रहे पक्षियों को देखा। वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पूछा, ये पंछी कैसे हैं? मैंने तो इन्हें कभी वत्सगुल्म में नहीं देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पंछी हर साल इसी समय आते हैं, स्थानीय पोखरों में कुछ दिन गुजारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सम्राट ने पूछा कि क्या ये हमारी ही तरह किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, या इनका भी किसी तरह का अश्वमेध यज्ञ होता है जिसे साधने दूर देश तक जाते हैं? उपस्थित लोग मुस्कुराने लगे। सम्राट ने चित्रकार शार्दुल से इसका चित्र बनाने कहा। उनके साथ चित्रकारों का पूरा दल मौजूद है, जो रास्ते भर के सुंदर दृश्यों को अपनी चित्रकला के माध्यम से भोजपत्र पर भी साकार कर रहा है। सम्राट बोले, शार्दुल, इसका सुंदर चित्र तैयार करो। इस दृश्य को हम अजंता में अंकित कराएंगे। बहुत सुंदर दृश्य। इन प्रवासी पक्षियों की गतिशीलता और उड़ान कितनी अद्भुत लग रही है, और पानी के भीतर उनकी अटखेलियां। लगता है देर तक अपना समय नदी तट पर गुजारता रहूं। शार्दुल बोले, सम्राट, इसका पाठ विस्तृत है, पक्षी बहुत दूर है। मैं चित्र तो बना सकता हूं, लेकिन इसके हर अंग की बारीकी नहीं पकड़ पाऊंगा। सम्राट ने अपना तीर कमान मंगवाया। कुछ पैदल सिपाहियों को क्षिप्रा में तैरने भेजा। फिर आकाश में उड़ रही इन पक्षियों की पंक्ति पर निशाना साधा। एक पक्षी को तीर लगा और वो फड़फड़ाते हुए गिरा। अभी नदी में रक्त फैला भी नहीं था कि कुशल तैराकों ने पक्षी को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शार्दुल की आंखें चमक गई। अब पक्षी के शरीर के हर अंग को वो बारीक विस्तार से अपनी कूची में उतार सकता था। तट के उस पार एक वृक्ष से एक पक्षी के विलाप की आवाजें आने लगी। विरोचन ने बोला, कहीं ये क्रौंच पक्षी तो नहीं? सम्राट, क्या आपने क्रौंच पक्षी का वध तो नहीं कर दिया? मनसा नदी के तट पर जिस क्रौंच के शिकार का वर्णन आदि कवि ने किया है, इसने ऐसी ही आ भरी। सम्राट ने कहा, धर्म अधर्म के फेर में मुझे मत डालो विरोचन। जो राजनीति करते हैं, महाकाल उन्हें ऐसी छूट देते हैं जैसे आज मैंने ली है। विरोचन ने कहा, सम्राट, मैं तो केवल सचेत कर रहा था। पुराणों में तो कितने ऋषियों की कथा मिलती है जो पशु पक्षी बनकर इधर उधर विचरण करते रहते हैं, और अक्सर किसी राजा का तीर उन्हें लगता है और फिर उन्हें श्राप दे देते हैं। मुस्कुराते हुए हरिसेन ने कहा, तीर लगने के बाद लंबा समय व्यतीत हो चुका है और श्राप देने अब तक कोई प्रकट भी नहीं हुआ, तो मैं निश्चिंत हूं। हरिसेन ने पक्षी को निकट से देखा और इसके पंखों को छूने लगा। हरिसेन ने कहा, कितने कोमल और शुभ्र पंख हैं। ऐसा लग रहा है हिमालय की बर्फ इस पर गहरी जमी हुई है। विलोचन ने कहा, सम्राट, क्षमा कीजिए, अब यह बिल्कुल मुझे सुंदर नहीं लग रहा है। इसकी सुंदरता इसकी आकाश की गति में है। आकाश में इसकी उड़ान ऐसी लगती है
जैसे मानसून के शुभ्र बादल तेजी से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। हरिसेन ने कहा, विरोचन, अपनी जातीय अस्मिता को हमेशा याद रखा करो। याद रखो, तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय। मेरी प्रवृत्ति इस ओर जाती है, मैं क्या करूं? शिकार में आनंद आता है, उस समय बिल्कुल भी स्मरण नहीं होता कि इस उड़ती हुई वस्तु में कोई जीव है और इसका भी कोई परिवार हो सकता है। विरोचन ने कहा, क्षमा करे सम्राट, अपनी जातीय अस्मिता का प्रयोग हम हमेशा अपने कृत्यों के बचाव के लिए करते हैं। गौतम और देवदत्त दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। देवदत्त ने पक्षी का शिकार किया और गौतम ने उसी पक्षी की जान बचाई। हरिसेन मुस्कुराते हुए बोले, बुद्ध मेरे भीतर जाग गए ना विरोचन, तो तुम सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगले ही दिन संन्यास ले लूंगा और सत्ता आएगी वीरसेन के हाथों में, जो केवल तीर कमान की भाषा समझता है। विरोचन बोला, जी सम्राट, राजा को बहुत सी बातें देखनी पड़ती है और निर्णय लेना पड़ता है। हरिसेन बोले, अरे एक बात बताऊं, जब भी नदी के किनारे तुम्हें देखता हूं, मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम का वो दृश्य याद आता है। दुष्यंत आकेट में गए हैं और जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। विदूषक देर तक नदी के पानी में खड़ा है और कह रहा है, इस राजा के शौक से मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। घंटों से पानी में हूं और कमिलिनी के डंडे की तरह मेरी कमर भी अकड़ गई है। विरोचन बोले, अच्छा है कालिदास ने प्रसंग डाला है और हम विदूषकों की पीड़ा जग जाहिर की है। इस प्रसंग को पढ़कर थोड़ी दया तो आपको आएगी ही। हरिसेन बोले, बिल्कुल थोड़ी सी दया, क्योंकि आखेट में मैं तुमको लेकर जाऊंगा ही। हाँ, जब भी इच्छा हो सुस्ता जरूर लेना। क्षिप्रा से स्नान पर सम्राट दर्शन के लिए घाट के रास्ते महाकालेश्वर मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर के बिल्कुल बगल से कापालिक संत भभूत लगाए हुए धुनी रमाए बैठे थे। मंदिर के भीतर ले जाकर प्रमुख पुजारी देवनाथ ने विधिवत पूजा कराई। देवनाथ ने शाम को मंदिर परिसर पर होने वाले नृत्य का आनंद लेने के लिए सम्राट को आमंत्रित किया। सम्राट ने देवनाथ को कहा, मैंने मेघदूतम में इसका वर्णन पढ़ा है। गहरी उत्सुकता है इस दृश्य को देखने की। दिन के दूसरे पहर को अपने शिविर में सम्राट ने नगर वधू को बुलावा भेजा। शिविर में आराम करते सम्राट ने नगर वधू को आसन ग्रहण करने को कहा। हरिसेन बोले, आज शाम को महाकाल मंदिर में देवदासियों द्वारा हर दिन होने वाले नृत्य का आनंद हम भी लेने जा रहे हैं। तुम भी आओ और इसका आनंद लो। साथ ही मैं चाहता हूं कि इनका नृत्य कौशल हमारे यहाँ की नृत्यांगनाएं भी सीखें। चाहो तो इनसे चर्चा कर हमारी नृत्यांगनाओं को कुछ दिनों के प्रशिक्षण के लिए यहाँ बुला लो। इससे होने वाली आय से राजकोष को स्थायी लाभ होगा। प्रियंवदा बोली, सम्राट को हमारा नृत्य आकर्षक नहीं लगता। सम्राट बोले, तुमने मेरी बात गलत दिशा में ली प्रियंवदा। जीवन में वैविध्य और विकास बहुत जरूरी है। सफलता के शिखर पर भी हो तो भी सीखते रहना पड़ता है। प्रियंवदा बोली, सम्राट, आपकी न्यायप्रियता ने ही तो मुझे इतनी शक्ति दी है कि अपने मन के विचार खुलकर आपके समक्ष रख सकूं। मैं शीघ्र ही इस प्रशिक्षण व्यवस्था के संबंध में तैयारी करूंगी। हरिसेन बोले, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। प्रयाग और काशी में जो तुम्हारी भूमिका होनी है, क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? मैं मगध से मिलने वाली प्रमुख गुप्त सूचनाओं के लिए केवल तुम पर भरोसा करता हूं। प्रमुख गुप्तचर परम देव की नीयत पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी प्रतिभा पर बिल्कुल नहीं। वाकाटक साम्राज्य बिल्कुल नया है, 200 साल पुराना। इसकी तुलना मगध से करें तो हजारों वर्षों का इतिहास है मगध का। ऐसा राज्य जिसकी कूटनीति का आधार चाणक्य और राक्षस जैसे कूटनीतिज्ञों ने रखा हो, उसके दिग्गज कूटनीतिज्ञों के समक्ष जब हमारे कूटनीतिज्ञ बैठेंगे तो शायद ही हम अपनी बात पर टिक पाएं। हम अपनी ठोस गुप्त सूचनाओं के आधार पर ही प्रभावी रणनीति बना सकते हैं और उनसे चर्चा कर सकते हैं। तुम लोगों ने मुझे सम्राट बुद्धगुप्त से मिलने का प्रस्ताव दिया है। ये उपयोगी है, लेकिन बिना ठोस रणनीति बनाए उनसे मिलना जोखिम भरा होगा।